नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जॉब एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी का एक टॉपिक लेके फिर से प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है हिंदी के चिन्हों का विस्तृत वर्णन या हिंदी के विराम चिन्हों का विस्तृत वर्णन। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक पढ़ाया था, जिसका नाम था समस्त राज्यों के नाम, उनकी राजधानी और उनका स्थापना वर्ष। किस राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई है और किस राज्य को कब पूर्ण दर्जा दिया गया है, इसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कराया था। जहां पर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के दो टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक था हिंदी की प्रमुख बोलियों के बारे में और दूसरा टॉपिक था हिंदी के विश्व हिंदी सम्मेलन कहां कहां पर हुए हैं। आज हम हिंदी का तीसरा टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम था हिंदी के विराम चिन्हों का विस्तृत वर्णन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि हम आगे और अच्छे से अच्छे आपको वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी के विराम चिन्हों का विस्तृत वर्णन या हिंदी के चिन्हों का विस्तृत वर्णन। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं विराम चिन्ह का अर्थ या विराम चिन्ह शब्द का अर्थ। तो विराम चिन्ह शब्द का अर्थ रुकना या ठहरना होता है। अब विराम चिन्ह की हम परिभाषा देखते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? विचारों एवं भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रोको मत जाने दो, मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि जाने से मना कर रहा है। उसके बाद उसी वाक्य को दूसरी प्रकार से व्यक्त किया गया है, रोको मत जाने दो, मतलब अब बिल्कुल जाने के लिए कह रहा है। तो एक ही वाक्य को दो तरीके से यहां पर बताया गया है और इन दो तरीकों में केवल विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है और विराम चिन्ह के प्रयोग से पूरा का पूरा वाक्य बदल जाता है। तो यहां पर देखते हैं हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या लगभग 15 बताई गई है। लगभग 15 बताई गई है। किसी किताब में आपको 13 मिलेगी, किसी किताब में आपको 15 मिलेगी। तो इस तरह से एकदम स्पष्ट किसी भी किताब में आपको स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, लगभग लगाया जा सकता है यहाँ पे। तो हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 15 है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर पूर्ण विराम चिन्ह, नंबर 2 पर अर्ध विराम चिन्ह, नंबर 3 पर अल्प विराम चिन्ह, नंबर 4 पर प्रश्न विराम चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर कोष्ठक चिन्ह, 7वें नंबर पर योजक चिन्ह, 8वें नंबर पर उद्धरण चिन्ह, 9वें नंबर पर निर्देशक चिन्ह, 10वें नंबर पर त्रुटिबोधक या हंस पद चिन्ह। उसके बाद 11 नंबर पर रेखांकित चिन्ह, 12 नंबर पर लाघव चिन्ह, 13 नंबर पर लोप सूचक चिन्ह, 14 नंबर पर रूप या रेफ चिन्ह और 15 नंबर पर पट चिन्ह। मतलब 15 विराम चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग बताया गया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और इसको उदाहरण के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला आप देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले नंबर 1 पर है पूर्ण विराम चिन्ह। जब वाक्य पूरा किया जाए और वाक्य के अंत में लगने वाले चिन्ह को हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक उदाहरण हमने दिया है कि राम जाता है, ये पूरा वाक्य हो गया और वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। या इसके अन्य उदाहरण भी, राम विद्यालय गया और चला आया। ठीक, तो या हम ऐसे कह सकते हैं सीता खाना खाती है, राम सो गया। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। उसके बाद अर्धविराम चिन्ह।
अर्धविराम चिन्ह, तो पहले परिभाषा देख लीजिए। अर्धविराम चिन्ह वह विराम चिन्ह है जिसमें पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय लगता हो या कम समय के लिए ठहरा जाता हो, उसे हम अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। जैसे खाना तैयार है, सब लोग आ जाओ। ठीक, तो एक वाक्य तो यहां पर यह हो गया कि खाना तैयार है और फिर यहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है और फिर इसके आगे कह दिया गया है सब लोग आ जाओ। तो इस प्रकार के वाक्य में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। अब अल्पविराम चिन्ह कौन सा होता है? अल्पविराम चिन्ह वह विराम चिन्ह है जिसमें अर्धविराम की अपेक्षा कम समय के लिए रुका जाता है या अत्यंत ही अल्प समय के लिए रुका जाता है, तो इसको हम अल्पविराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कैसे किया जाता है। ठीक, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, फिर कामा लगा हुआ है। ठीक, जो ये कामा है, कामा को ही हम हिंदी में अल्पविराम चिन्ह कहते हैं। फिर ऑक्सीजन, कामा भोजन, कामा लकड़ी, ईंधन व दवाएं प्राप्त होती हैं। तो इनमें जो ये कामा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे कामा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे कामा का प्रयोग हुआ है, तो ये जो है अल्प विराम चिन्ह के उदाहरण के तौर पर ये आपको बताया गया है। ये सब अल्प विराम चिन्ह है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह सिंपल है। ठीक, अब प्रश्न, इसका एक उदाहरण इसके सामने लिखा हुआ है कि यह पुस्तक किसकी है। ठीक, उसके बाद जो अंत में जो चिन्ह लगा हुआ है इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। यह पुस्तक किसकी है, मतलब स्पष्ट नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक, ये कौन आया है, तो जहां पर किसका, किसकी, किसके या जो है क्यों, क्या, क्यों, इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह, पहली चीज तो विस्मयबोधक चिन्ह कैसे बनता है, तो विस्मयबोधक चिन्ह एक लाइन खींची जाती है, उसके नीचे एक बिंदी रख दी जाती है, तो ये इसको हम जो है क्या कहते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मयबोधक चिन्ह किस अवस्था में लगाया जाता है? जब किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देख करके मन में जो भाव व्यक्त होते हैं, उन भावों को व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम जो है विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे हाय, यह कितना सुंदर है, मतलब इतना सुंदर है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, तो यहां पर जो है विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। या शोक में हाय वह कैसे मर गया। ठीक, तो इस तरह के वाक्य में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसमें हम विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद कोष्टक चिन्ह। ठीक, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब होता है, तो जहां पर कठिन शब्द को सरल रूप में व्यक्त करने के लिए किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं, कोष्टक चिन्ह कहते हैं। ठीक, जैसे यहां पर लिखा ही है कि कठिन शब्द को सरल बनाने में, यहां पर जैसे लिखा है हिंदी में छायाप्रति कहते हैं। ठीक, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, फोटो स्टेट। अब फोटो स्टेट जैसे कह दिया जाए कि आप जाइए फोटो स्टेट करा लाइए या आप फोटो स्टेट करा के ले आइए, तो फोटो स्टेट को जो है ऐसे लिख दिया और ब्रैकेट में जो है फोटो स्टेट का अर्थ स्पष्ट कर दिया है कि मतलब छाया प्रति ब्रैकेट में कर दिया जाए, तो उसको जो है हम कोष्टक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद योजक चिन्ह। ठीक, योजक चिन्ह देखिए ज्यादातर विलोमार्थक शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता का विलोम क्या होता है, पिता होता है। भाई का विलोम बहन होता है। ऊंच का विलोम नीच होता है। तो इसमें देखिए माता और पिता के बीच में जो डैश लगी होती है, तो हिंदी में उसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं। जहां पर देखिए यहाँ पे जो है भाई बहन लिखा हुआ, तो भाई बहन के बीच में डैश लगी हुई है, तो इसको जो है हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो जो है योजक चिन्ह ये सिंपल है। आगे देखिए उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का अर्थ उद्धरण चिन्ह क्या हुआ, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखना या ज्यों का त्यों लिखने में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। फिर से एक बात देख लीजिए, उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए या लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे लिखा है यहाँ पे आराम हराम है, तो ये किसने कहा था, आराम हराम है।
ये शायद ये नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है कि शिक्षा की जड़ें अत्यंत कड़वी हैं परंतु फल बहुत मीठा है। शिक्षा की जड़ें अत्यंत कड़वी हैं परंतु फल बहुत मीठा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो ऐसे और ऐसे ऐसे किया जाता है, फिर ऐसे और ऐसे किया जाता है, तो इस चिन्ह का जो इन्वर्टेड कामा में हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, तो इस इन्वर्टेड कामा में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हिंदी में हम जो है उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह देख लीजिए। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, निर्देशक चिन्ह यह स्पष्ट करता है कि वाक्य के आगे कुछ है। जैसे लिख दिया जाता है ना कि इसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है और उसके आगे डायस की दी जाती है, तो ये जो डायस की जाती है इसी को हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद त्रुटिबोधक या हंसपद चिन्ह इसको बोलते हैं। जब वाक्य को लिखने में जब कुछ छूट जाता है तो उसको हम ऊपर लिख देते हैं और एक आइजन बना देते हैं, उसी को हम त्रुटिबोधक या हंसपद चिन्ह कहते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे, राम जाता है लेकिन स्कूल छूट गया, तो राम स्कूल जाता है, तो इसको हमने ऊपर लिख दिया। तो ये जो इस चिन्ह का ये जो ऐसे लिखा होता है, ये क्या होता है, ये जो है आपका त्रुटिबोधक चिन्ह होता है। उसके बाद रेखांकित चिन्ह। रेखांकित चिन्ह किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए किसी शब्द को के नीचे अंडरलाइन जब कर दी जाती है, तो अंडरलाइन करने में जो चिन्ह प्रयोग होता है उसी को हम रेखांकित चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाल्मीकि में अंडरलाइन की गई है, तो ये जो है रेखांकित चिन्ह। उसके बाद लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग ठीक संकेतक के रूप में किया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश लिखा है, तो उत्तर प्रदेश में जो चिन्ह आगे लगा हुआ है वो जो है उत्तर प्रदेश। जैसे हम उत्तर प्रदेश लिखते हैं ऐसे, तो उत्तर प्रदेश के आगे हमने जैसे यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो ये उत्तर प्रदेश उत्तर हो गया। उपरा बना के ऐसे कर दिया, तो उत्तर प्रदेश पूरा हो गया। तो ये जो चिन्ह होता है ये लाघव चिन्ह है। उसके बाद लोप सूचक चिन्ह। ठीक, लोप सूचक कौन सा होता है, तो लोप सूचक जो कहा जाता है कि खाली स्थान भरो। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, वह शाम को जाएगा। अब बीच में यहाँ पर लोप सूचक शब्द मतलब गायब है, तो यहाँ पर जैसे बाजार भर दिया जाए, तो वह शाम को बाजार जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बाजार को हटा दिया गया है और जो है सीधा कर दिया गया है, वह शाम को खाली स्थान जाएगा। तो जो ये खाली स्थान में जो जिस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है उसे हम लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद रूफ या रेफ चिन्ह। अब इसका एक क्या उदाहरण है, रूफ चिन्ह देखिए कौन सा होता है, तो रूफ चिन्ह जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखें गर्व। ठीक, तो गर्व में जो ये उड़ंगवार रा लगता है इसी को हम रूफ या रेफ चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण पे लिखा है, भारत में सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, तो धर्म में देखिए रूफ चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भारत में सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, तो धर्म और धर्म में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम रूफ या रेफ चिन्ह कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर पट चिन्ह। ठीक, लास्ट में। ठीक, जैसे लिखा है उग्र। ठीक, उग्र है। ठीक, या उम्र लिखा जाता है, उम्र। ठीक, इस प्रकार के शब्द लिखने में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम पट चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में लिखा है, गरम दल के नेता उग्रवादी थे। उग्र में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक, उसे हम पट चिन्ह कहते हैं। मतलब उग्र, उम्र, ठीक, इस तरह के शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम पट चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हिंदी के लगभग 15 विराम चिन्ह हैं, क्योंकि विराम चिन्हों के बिना किसी भी गद्यांश या किसी भी पुस्तक को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। और ये जो चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए होते हैं और कई बार पेपरों में इन चिन्हों से 1-2 क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं। तो इन जो
हिंदी के विराम चिन्ह है, हिंदी के विराम चिन्हों को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना, और ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, लेकिन जो है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना, और इसको चाहिए तो आप नोट्स भी बनाते रहना, और मोबाइल से पढ़ना चाहे तो मोबाइल से भी पढ़ लेना। आगे हम कल जो है आपको हिंदी का एक और टॉपिक लेकर के फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।